नमस्कार साथियों। हिंदी साहित्य के एक प्रतिष्ठित कवि, पद्म भूषण से सम्मानित राष्ट्र कवि दिनकर की रचना संसार पर हम चर्चा कर रहे हैं। दिनकर की एक प्रसिद्ध रचना उर्वशी, जिस पर हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा प्रारंभ की थी, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि उर्वशी प्रेम की अतीन्द्रियता का आख्यान है। प्रेम की अतीन्द्रियता पर छायावाद में भी कविताएं रची गई। छायावाद में भी प्रेम का स्वरूप जो था वो वायव्य काल्पनिक माना गया। ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, या मौन निमंत्रण आदि कविताएं हम देखते हैं। दिनकर ने यद्यपि राष्ट्रीय प्रेम से युक्त कविताओं की अधिक रचना की और उनका एक वही रूप अधिक लोकप्रिय भी हो गया था, परंतु उससे हट करके दिनकर अब सौंदर्य और प्रेम की भी कविताएं रचते हैं। और ये कविताएं उनकी 1961 में रची गई, स्वतंत्रता के पश्चात। स्वतंत्रता से पूर्व परिस्थितियां जैसी थी उसके अनुरूप दिनकर राष्ट्रभक्ति की कविताओं की रचना करते हैं। हम उनकी हुंकार देखते हैं, कुरुक्षेत्र को देखते हैं, अन्य भी रचनाएं जब हम देखते हैं तो वो राष्ट्रीयता के भाव से युक्त थी। देशवासियों के मन में ओज का भाव भरने के लिए एक क्रांति का स्वर हमें मुखरित होता हुआ दिखाई देता है। तो स्वतंत्रता के पश्चात दिनकर अपनी कविता के जो स्वर है उसको परिवर्तित करते हैं। अब वे जो रसवंती में उन्होंने प्रेम और सौंदर्य परक कविताएं लिखी थी, उसी भाव को उर्वशी में पुनः जागृत करते हैं। और यहाँ वे काम भाव को, जो एक भौतिक भाव माना जाता है, जिसे सेक्स तक सीमित कर लिया जाता है, उसको उस भौतिकतावाद से ऊपर उठा करके, उस भौतिकता से इंद्रिय जन्य से ऊपर उठा करके उसको आध्यात्म तक ले जाते हैं। और दिनकर एक मनोवैज्ञानिक चिंतक के रूप में उर्वशी और पुरूरवा के माध्यम से सनातन नर और सनातन नारी के राग विराग, प्रेम और संन्यास के द्वंद्व को दार्शनिक पद्धति से अभिव्यक्त करते हैं। उर्वशी में दिनकर का पूरा एक दर्शन दिखाई देता है, उनका प्रेम विषयक चिंतन दिखाई देता है। और जो केवल उर्वशी को एक सामान्य धरातल पर एक ऊपरी तौर पर देखते हैं, वह उस रचना की भीतर छुपे हुए दर्शन को नहीं समझ पाते और वह उसकी आलोचना करते हैं। परंतु जो उस उर्वशी और पुरूरवा के प्रेम संबंध को केवल शारीरिक संबंध के रूप में ना देख करके एक सनातन नर और नारी के संबंध के रूप में देखते हैं, और उर्वशी और पुरूरवा का जो राग और विराग है, उनके भीतर जो प्रेम और संन्यास है, उनके भीतर जो द्वंद्व है, उसको चित्रित करते हैं उर्वशी में। और ये रचना मनोवैज्ञानिक धरातल पर, दर्शन के धरातल पर समझने की आवश्यकता है, और सामान्य पाठक उसको उस रूप में नहीं समझ पाता। और पाठ्यक्रम में जब निर्धारित की तो बीए के स्तर के लिए तो ये है भी नहीं, एमए और उसके ऊपर शोध के स्तर पर उर्वशी की महत्ता है। और उर्वशी की भूमिका में दिनकर स्वयं स्पष्ट कर देते हैं कि इंद्रियों के मार्ग से अतीन्द्रिय धरातल का स्पर्श, यही प्रेम की आध्यात्मिक महिमा है। देश और काल की सीमा से बाहर निकलने का एक मार्ग योग है, किंतु उसकी दूसरी राह नर नारी के प्रेम के भीतर से भी निकलती है। मनुष्य का ये अनुमान अत्यंत प्राचीन है। तो इस तरह से वे इंद्रियों के मार्ग से ही अतीन्द्रिय धरातल का स्पर्श करते हैं। और ये इंद्रियों से इंद्रियातीत होने की बात योग के मार्ग में ये सब होता है, समाधि की अवस्था में ये स्थिति होती है। परंतु दिनकर कहते हैं कि ये नर और नारी के प्रेम के भीतर से भी ये एक परंपरा निकलती है, और ये आज की नहीं है, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। और इसीलिए वे पौराणिक आख्यान उर्वशी और पुरूरवा का लेते हैं। उर्वशी अप्सरा है
और पुरुरवा राजा है, और अप्सराएं जब धरती पर आती हैं और पुरुरवा उर्वशी को देख करके आकर्षित होते हैं और 1 वर्ष तक दोनों साथ रहते हैं। और फिर पुरुरवा जो है अपनी पत्नी औशिनरी के पास चले जाते हैं और उर्वशी के पुत्र होता है और वह पुत्र को ऋषि के पास छोड़ दे, च्यवन ऋषि के पास रख देती है। और फिर जब वो पुत्र 16 वर्ष का हो जाता है और पुरुरवा और उर्वशी का पुनर्मिलन होता है और उर्वशी जब उन्हें बताती कि ये उनका पुत्र है तो वे पुत्र को स्वीकार करते हैं और उर्वशी उन्हें छोड़कर चली जाती है। एक छोटा सा कथानक है। इस छोटे से कथानक को केंद्र में रख करके दिनकर पूरे प्रेम दर्शन को प्रस्तुत करते हैं। वह प्रेम दर्शन को उनके इन शब्दों में हम देख सकते हैं कि देह प्रेम की जन्मभूमि है, पर उसके विचरण की सारी लीला भूमि नहीं सीमित है रुधिर त्वचा में। यह सीमा प्रसारित है मन के गहन गुह्य लोकों में, जहाँ रूप को लिए अरूप की छवि आंका करती है। कि शरीर जो देह है वे तो केवल जन्मभूमि मात्र है और उसका जो विस्तार है, उसका जो प्रसारण है वो गहन गुह्य लोकों से होता हुआ रूप से अरूप तक पहुंचने का है। तो इंद्रियता से अतीन्द्रियता की ओर जाना, भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर जाना, ये प्रेम दर्शन दिनकर उर्वशी में प्रस्तुत करते हैं और पूरे मनोविज्ञान से युक्त है। क्योंकि उस समय प्रयोगवादी कविताएं लिखी जा रही थी। फ्रायड के काम मनोविज्ञान का प्रभाव प्रयोगवादी कवियों पर पड़ा और दिनकर ने भी फ्रायड के काम मनोविज्ञान को पढ़ा और उर्वशी पर कहीं उस फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का भी, काम मनोविज्ञान का भी प्रभाव हमें दिखाई देता है। और इसी तरह से दिनकर जी ने एक और लंबी कविता की रचना की। कुछ आलोचक इसे खंड काव्य भी मानते हैं। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में रचित एक लंबी कविता है। भारत चीन युद्ध में पराजित भारत के क्षुब्ध मन की व्यथा कथा है। 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ। 47 में देश स्वतंत्र होता है और 15 वर्ष के पश्चात ही भारत पर चीन आक्रमण कर देता है। कहाँ पहले भारत हिंदू चीनी भाई भाई का एक नारा दिया जा रहा था और भारत के नेता विशेष रूप से उस समय जवाहरलाल नेहरू थे और वे गुट निरपेक्ष देशों का एक सम्मेलन करते हैं पंचशील की, जहाँ शांति की स्थापना का संदेश दिया जा रहा था। वहीं चीन जो है वो छद्म रूप में कपट करता है और भारत पर आक्रमण कर देता है, एक और लद्दाख से और दूसरी ओर नेफा से। लद्दाख में तो भारतीय सेना अपनी लद्दाख की रक्षा करने में समर्थ हो जाती है, पर नेफा में वे पराजित हो जाती है और अपने ही देश में, भारत अपने ही देश में आप पराजित हुआ। और उस समय सामान्य जन में, भारतवासियों के मन में एक व्यथा जागृत होती है, एक क्षोभ का भाव जागृत होता है कि कहाँ अब देश स्वतंत्र हुआ था, अभी पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त भी नहीं हुई है और फिर चीन ने आक्रमण कर दिया है और हमें फिर से पराजय को स्वीकार करना पड़ा है। और उसके पीछे कारण ये भी नहीं था कि भारतीय सेना सक्षम नहीं थी। कारण उस समय ये था कि उनके पास युद्ध सामग्री भी पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाई थी। तैयारी पूरी ना होने के कारण नेफा में उन्हें पराजय का मुख देखना पड़ता है। और दिनकर तो उस समय राज्यसभा के सदस्य भी थे और उनके मन में बड़ा क्षोभ जागृत होता है और तब वे कहते हैं कि अब हिंसा का उत्तर हिंसा से ही दिया जाना चाहिए। अहिंसा त्याग की भावनाएं मानवीय मूल्य सीमित हैं मानव के विकास के लिए, परंतु जब शत्रु पक्ष सामने आए तो उसके सामने त्याग को, अहिंसा को धारण करना देश के लिए उचित नहीं है। तो हिंसा का उत्तर हिंसा से ही दिया जाना चाहिए और इसीलिए वे परशुराम की प्रतीक्षा इस कविता की रचना करते हैं। परशुराम कैसा पात्र है
जिसने अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए प्रतिहिंसा के करते हैं और 21 बार धरती को क्षत्रियों से शून्य करते हैं। ऋषि पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, और वही दूसरे हाथ में वे शस्त्र भी उठाते हैं, शास्त्र भी धारण करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन भी करते हैं, और समय आने पर शस्त्र भी उठाते हैं। और जब वे अपना प्रतिशोध पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद अपने शस्त्र को जा कर के ब्रह्म कुंड में प्रवाहित भी कर देते हैं। तो आज भारत को उसी तरह से ऐसे ही एक भाग्य पुरुष परशुराम की आवश्यकता है, उसी की प्रतीक्षा है। देखिए, ये कविता कालजयी कविता है। जितनी उस समय 1963 में प्रासंगिक थी, आज भी समाज में, आज भी देश के लिए उतनी ही प्रासंगिक है। अभी फ़िलहाल ही जो कश्मीर में पहलगाम में हुआ है, जो एक अमानुषिक दर्दनाक जो घटना घटित हुई है, तो सारे देशवासियों के मन में एक क्षोभ का भाव है, एक क्रांति का भाव भी है, एक प्रतिहिंसा लेने का भाव भी है। तो आज भी ऐसे ही परशुराम की आवश्यकता है, जो इस तरह से शत्रुओं का मुकाबला कर सके। और पराजय के कारणों पर दिनकर विचार करते हैं कि भारत पराजित क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण था। और वहाँ वे कविता में एक नाटकीयता को अपनाते हुए सैनिक से प्रश्न करते हैं, और वहाँ उसके कारण भी ढूंढते हैं कि गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, शोणित से तुम किसका कलंक धोते हो। अपने खून से तुम किसके कलंक को धो रहे हो, तुमने किसके पाप को अपनी गर्दन पर धारण कर लिया हुआ है। आगे चल करके फिर वे कहते हैं कि गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो तकली गढ़ते हैं, शीतल कराते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का, शेरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का। कि जो वीरता के भाव को छोड़ करके, जो अपने हृदय के भीतर धधकती हुई अग्नि की ज्वाला को छोड़ करके अहिंसा के मार्ग को अपना रहे हैं, त्याग के मार्ग को अपना रहे हैं, पर शत्रु पक्ष इस बात को नहीं समझता है। तो तलवार की आवश्यकता है, तलवार छोड़ करके तकली गढ़ना जो है वह उचित नहीं है। तो अब शेरों को अजा का धर्म, बकरी का धर्म अपनाने की आवश्यकता नहीं है, अपितु अजा को भी शेर बनाने की आवश्यकता है। तो इस तरह से युद्ध में विजय प्राप्त करनी हो तो युद्ध में अस्त्र शस्त्र उठाना ही होगा। एक हाथ में अगर हमारे पास शास्त्र है, हम गीता त्रिपिटक पढ़ रहे हैं, तो दूसरे हाथ में हमारे पास तलवार की ताकत भी होनी ही चाहिए। भारत अपने ही घर में हार गया है, तो पराजय के कारणों पर चिंतन करते हुए वो उसके पीछे देखते हैं कि कौन कौन उसके पीछे दोषी है। नेताओं को भी दोषी मानते हैं। वो क्या कर रहे हैं, दिन रात शांति की बात कर रहे हैं अपने भवनों में बैठे हुए। कवि का क्या कर्तव्य है, देशवासियों को प्रेरणा प्रदान करे, समाज में जागृति लाए, कलाकारों का ये कर्म है, परंतु वे ये कार्य नहीं कर रहे हैं, पौरुष की ज्वाला नहीं जगा रहे हैं। तो सभी दोषी हैं, केवल सेना के ऊपर दोष डालना ये उचित नहीं है। तो नेता निमग्न दिन रात शांति चिंतन में, कवि कलाकार ऊपर उड़ रहे गगन में, कि वो हवा की बातें, वायव्यता, कल्पना के जगत में उड़ रहे हैं, और जो समाज को प्रबोधित करने का कार्य है अपने उस कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। यज्ञाग्नि हिंद में समिध नहीं पाती है, पौरुष की ज्वाला रोज बुझा जाती है। कि पौरुष की ज्वाला जो जलनी चाहिए उसको रोज शांत कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। तो हिंसा का प्रत्युत्तर हिंसा ही है, शस्त्र का उत्तर शस्त्र ही है। उसे अहिंसा से, त्याग से नहीं दबाया जा सकता। और परशुराम के पौराणिक चरित्र द्वारा दिनकर निराश हताश जाति को एक संबल प्रदान करते हैं। कि वो भारतीय समाज जो पहले इतनी ज़्यादा गुलामी की दशा को सहन कर चुका था, इतनी विपन्न अवस्था को प्राप्त हो चुका हुआ था, और अभी आज़ादी के सुख को प्राप्त भी नहीं कर पाया था, और फिर पराजय का मुख देखना पड़ा।
तो समाज में एक निराशा, हताशा का भाव जागृत हो गया था। तो ऐसी निराश हताश जाति को वे परशुराम के पौराणिक चरित्र द्वारा एक संबल प्रदान करते हैं। कवि की मान्यता है कि जिनका इतिहास इतना गौरवान्वित है, जहाँ सम्राट अशोक, जहाँ चंद्रगुप्त जैसे, चाणक्य जैसे, परशुराम जैसे चरित्र हुए हैं, वे निराश होकर पराजय को स्वीकार नहीं कर सकते। तो इस तरह से परशुराम की प्रतीक्षा में दिनकर अतीत की स्मृतियों के माध्यम से जन जीवन में उत्साह एवं जोश का संचार करते हैं। वे कहते हैं, साहसी सूर के उस मत वाले को, टेरो टेरो आज़ाद हिंद वाले को, खोजो टीपू सुल्तान कहाँ सोए हैं, बम वाले वीर जवान कहाँ सोए हैं, वे भगत सिंह बलवान कहाँ सोए हैं। वो स्वतंत्रता पूर्व की अवस्था को याद दिलाते हैं, आज़ाद हिंद, सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को याद करते हैं कि वो आज़ाद हिंद फौज वाले, उनको पुटेरो मतलब बुलाओ, उनको पुकारो, टीपू सुल्तान को पुकारो, वीर जवान जो बम की वर्षी, जो पार्लियामेंट में जाकर के बम फेंकते हैं, ऐसे वीर जवान कहाँ सोए हुए, वे भगत सिंह बलवान अब कहाँ सोए हैं। तो उन सबको पुकारो, उन सबके जोश को, उत्साह को अपने भीतर भरो। तो दिनकर ने भारतीय सभ्यता के सांस्कृतिक मिथक द्वारा ऐसे वीर पुरुष के आगमन की प्रतीक्षा की है जिसके पौरुष से समस्त अन्याय का दमन किया जा सके। परशुराम के चरित्र को नए भारत के भाग्य पुरुष के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। वो प्रतीक्षा का अर्थ यही है कि ऐसा परशुराम, ऐसा व्यक्ति भारत में पुनः आए, ऐसी इंतज़ार है, ऐसी प्रतीक्षा है। तो परशुराम एक भारत के नए भाग्य पुरुष के रूप में वे स्वीकार करते हैं। कैसा हो वे है, एक हाथ में परशु एक में कुश है, आ रहा नए भारत का भाग्य पुरुष है। कि शस्त्र और शास्त्र दोनों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है आज। तो इसीलिए जहाँ एक और वे उर्वशी की रचना करते हैं, वहीं जब भारत चीन का युद्ध हो रहा है और जब पराजय आती है, तो दिनकर की वे सोई हुई देशभक्ति की भावना, वे ओज पुनः जागृत होता है और वे परशुराम की प्रतीक्षा कविता की रचना करते हैं। इसके पश्चात उनकी कविता का स्वर पुनः परिवर्तित होता है। उनकी संवेदना में, उनके चिंतन में एक और परिवर्तन होता है और वे नील कुसुम, उनके कविता संग्रह में ये परिवर्तन हमें दिखाई देता है। टी.एस. इलियट का प्रभाव इस कविता संग्रह में हमें विशेष रूप से दिखाई देता है। और इस संग्रह की भूमिका में दिनकर स्वयं लिखते हैं कि हिंदी कविता का आकाश बदल रहा है। जो नया क्षितिज सामने चमक रहा है, उसी ओर खड़ा होकर मैं स्वागत में नील कुसुम बिखेरता हूँ। प्रगतिवाद आया तो उन्होंने प्रगतिवादी कविताएं लिखी, जहाँ वो शोषितों की पीड़ा को चित्रित करते हैं, जहाँ वो एक और धनिक वर्ग है, जब वो कहते हैं श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, उस तरह की कविताएं भी करते हैं दिनकर। और एक और वो रेशमी नगर दिल्ली का वर्णन करते हुए दिल्ली कविता की भी रचना करते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व जहाँ ये सोचा गया था कि देश आज़ाद होगा तो सब तरफ खुशहाली होगी, कोई बेरोज़गार नहीं होगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई अत्याचार अन्याय दमन नहीं होगा। पर आज़ादी के पश्चात वह देखते हैं कि लोगों का भी स्वतंत्रता का मोह भंग होता है और दिनकर अपनी आंखों से स्पष्ट देखते हैं कि सत्ता का तो परिवर्तन हुआ है पर मानसिकता का परिवर्तन नहीं हुआ है। दिल्ली रेशमी नगर में सत्ता पर बैठे हुए लोग किस तरह से विलासिता का जीवन जी रहे हैं और गांवों में रहने वाले लोग वो अभी भी उसी तरह से ही पीड़ित हैं, उसी तरह से ही भूख से बेचैन है। तो ऐसी अवस्था का वर्णन वो करते हैं और फिर प्रयोगवादी कविता से प्रभावित होकर के वे उर्वशी जैसी रचना भी करते हैं। और फिर साठोत्तरी कविता का टी.एस. इलियट
कामुक आदि का प्रभाव पड़ता है तो फिर कविता का उनका स्वर परिवर्तित होता है। वे फिर एक नए मोड अदा की कविताएं प्रस्तुत करते हैं। और इस नील कुसुम में जो कविताएं संकलित हैं उसमें है शबनम की जंजीर, तुम क्यों लिखते हो, सपनों का धुआं, भावी पीढ़ी से सबसे बड़ी आवाज़, किसको नमन करूं मैं भारत, लोहे के पेड़ हरे होंगे, जनतंत्र का जन्म। ऐसी कविताओं की रचना करते हैं। जनतंत्र का जन्म तो इनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता रही और कवि समाज में तो निरंतर इस कविता की इतनी सराहना की गई है और उसे विद्यार्थी गा करके भी कवि सम्मेलनों में भी प्रस्तुत करते हैं। लोहे के पेड़ हरे होंगे, ये उनकी आशावादी कविता है। भविष्य, हमारा वर्तमान भले ही कैसा हो परंतु हमारा भविष्य स्वर्णिम रहेगा। कवि का स्वर आशावादी रहा है। वे स्वर्णिम भविष्य की कल्पना करते हुए ही कहते हैं कि लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। तो यहाँ देखिए स्वर कविता का परिवर्तित हो रहा है। जहाँ वर्तमान की विडंबनाओं का, विषमताओं का, सामाजिक वैषम्य का चित्रण करते थे और एक आवेश, एक आवेग, एक उग्रता दिखाई देती थी, यहाँ आते आते कवि का स्वर जो है वो आशावादी बन जाता है। यहाँ कवि की संवेदना परिवर्तित होती हुई दिखाई देती है। यहाँ कवि एक स्वर्णिम भविष्य की कल्पना लेकर के आगे बढ़ता है कि करुणा के भाव को धारण करो तो ये धरती, ये मिट्टी अवश्य ही नम होगी और ये जो अस्त्र शस्त्रों का संसार है ये सदा नहीं रहने वाला। इसके स्थान पर लोही के पेड़ हरे होंगे, अर्थात मंगल कामना करते हैं कि संसार का मंगल होगा। आशा के स्वर का भाग पवन को लेकिन लेना ही होगा, जीवित सपनों के लिए मार्ग मुर्दों को देना ही होगा। कि हम केवल अपने अतीत में नहीं जी सकते, अतीत से प्रेरणा लेकर के वर्तमान में हम अपने भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। और इसी कामना को करते हुए वे ये कहते हैं कि जीवित सपने के लिए, जो भविष्य के लिए हमारे स्वप्न हैं, उनके लिए मुर्दों को मार्ग देना ही होगा। अर्थात अतीत को अपना, अतीत से मार्ग हम अपना प्रशस्त कर सकते हैं। तो एक प्रेरणास्पद कविता की रचना करते हैं। और इसी तरह से नील कुसुम की भूमिका में उन्होंने स्वयं स्पष्ट किया कि इस संग्रह की विशिष्टता उन कविताओं में देखी जा सकती है जिसका छंद गद्य की भंगिमा लिए हुए है तथा जिसकी भाषा बिल्कुल साधारण बोलचाल की है। और इन्हीं कविताओं में भावुकता भी बौद्धिकता के अनुशासन में चलती है। दिनकर की आप राष्ट्रभक्ति परक जो कविताएं देखते हैं उनमें छंदोबद्धता है, एक लय है, ताल है। परंतु निराला जी ने जिस तरह से मुक्त छंद की कविताओं की रचना की और उसका प्रभाव परवर्ती कवियों पर, विशेष रूप से आगे चल कर के नई कविता के कवियों पर और प्रयोगवादी कविताओं पर पड़ता है, और वो छंद कविता जो है वो गद्य की ओर मुड़ती हुई दिखाई देती है। छंद का बंधन समाप्त होता हुआ दिखाई देता है। और दिनकर की भी कविताओं में ये विशेषता दिखाई देती है। नील कुसुम की कविताएं जब देखते हैं तो ये गद्य की भंगिमा लिए हुए हैं। तो अभिव्यंजना कौशल के स्तर पर, भाषा के स्तर पर नील कुसुम की कविताएं एक भिन्न तेवर लिए हुए हैं। जहाँ प्रारंभिक निराला दिनकर जी की जब कविताएं हम देखते हैं, जब हम उनकी कुरुक्षेत्र देखते हैं या उर्वशी को देखते हैं, तो वहाँ भाषा में एक परिष्कृति है, वहाँ भाषा में एक तत्सम निष्ठता है। परंतु नील कुसुम तक आते आते वे भाषा को साधारण बोलचाल की भाषा से जोड़ देते हैं। उसमें छंदोबद्धता ना हो करके गद्यात्मकता होती है। और फिर इन कविताओं में भावुकता प्रधान ना हो करके बौद्धिकता प्रधान हो जाती है। इसीलिए दिनकर कह रहे हैं
कि इन्हीं कविताओं में भावुकता भी बौद्धिकता के अनुशासन में चलती है। कि पहले कविता वे भावुकता है, यहाँ तक कि हम परशुराम की प्रतीक्षा में भी देखते हैं, वहाँ भी भावुकता दिखाई देती है, दिनकर का आक्रोश प्रकट होता है, परंतु धीरे धीरे कविताओं में संवेदना परिवर्तित होती चली जा रही है। अब बौद्धिकता, आधुनिक कविता में बौद्धिकता प्रधान है, शब्द मौन है, शब्द कम है, परंतु उन शब्दों के पीछे भाव जो है, उन शब्दों के पीछे जो बौद्धिकता है वो महत्वपूर्ण है, और ये दिनकर की कविताओं में दिखाई दे। और इसी में नील कुसुम में ही एक कविता संकलित है, जनतंत्र का जन्म, जो 26 जनवरी 1950 में उन्होंने रची है। और इसमें वे जनतंत्र का, लोकतंत्र का महत्व प्रस्तुत करते हैं। और वहाँ वे कहते हैं कि सदियों की ठंडी भुजी राख सुग बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कि अब सामंतवाद का ज़माना नहीं रहा, अब साम्राज्यवाद का ज़माना नहीं रहा, अब जनतंत्र है। अब सिंहासन किसके लिए? जनता के लिए है। तो इसी तरह से उन्होंने एक अन्य काव्य संग्रह लिखा, कोयला और कवित्व, जो 1964 में प्रकाशित हुआ। यहाँ छंदों की मुक्तता दिखाई देती है, नई तरह की तज़गी दिखाई देती है। यहाँ कवि विज्ञान की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं और नव भौतिकी के अनुसंधानों की रहस्यमयता एवं आध्यात्मिकता को कविता में अभिव्यक्त करते हैं। कोयला और कवित्व में आधुनिक बोध से युक्त कविताओं का संग्रह है, और ये कविताएं कला और शिल्प दोनों ही दृष्टि से नूतन प्रयोग हैं। इस संग्रह में उनकी काम चिंतन संबंधी कविताएं अधिक संकलित हैं, जैसे ओ नदी, सौंदर्य, नदी और पेड़, अतिथि आदि। इस तरह की कविताएं इनकी कोयला और कवित्व में संकलित हैं। इस तरह से मित्रों, हमने उनके दिनकर जी के कुछ प्रसिद्ध कविता संग्रहों पर चर्चा की है आज में, और किस तरह से एक 4 दशकों तक कविता करते हुए उनकी कविता का स्वर परिवर्तित होता रहा है, स्वतंत्रता पूर्व से लेकर के और स्वतंत्रता के पश्चात 1974 तक उन्होंने विभिन्न रूपों में समाज का स्वरूप देखा, राजनीति का स्वरूप देखा, और उसे अपनी कविता में अभिव्यक्ति प्रदान की। भाषिक स्तर पर भी, विषय के स्तर पर भी, शिल्प के स्तर पर भी उनकी कविता के विभिन्न तेवर हमें दिखाई देते हैं विभिन्न चरणों में। तो इस तरह से दिनकर जी का जो रचना संसार है, उनकी जो विभिन्न कविता संग्रह है, उन पर चर्चा की। और दिनकर जी के निधन के पश्चात 1974 में उनका निधन हुआ, और उसके पश्चात उनकी कुछ चुनी हुई कविताओं के संग्रह बाद में भी प्रकाशित हुए। और दिनकर जी का जो गद्य रूप है वह भी विशिष्ट है। उन्होंने जो संस्कृति के 4 अध्याय इस गद्यात्मक कृति की रचना की, वह मील का पत्थर है। और इस कृति में उन्होंने भारत के पूरे एक भौगोलिक इतिहास का, एक सांस्कृतिक इतिहास का चित्रण प्रस्तुत किया है। और भारतीय इतिहास को जानने के लिए, भारत की संस्कृति को जानने के लिए ये पुस्तक विशेष रूप से उपयोगी है। तो आज हमने दिनकर जी के रचना संसार, विशेष रूप से उनके कविता संसार पर चर्चा की है। और अगली बार हम उनकी जो प्रसिद्ध रचना है कुरुक्षेत्र, जो उनका प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है, उसकी संवेदना को, उसके शिल्प को लेकर, उसके काव्य सौष्ठव को लेकर के चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।